नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आइए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि कटेंगे पर मेरे फिर भी मेरी परवाज़ बोलेगी और मेरी खामोशियों से मेरी आवाज बोलेगी। कहां तक तुम मिटाओगे मेरी हस्ती, क्या कि कहां तक मिटाओगे तुम मेरी हस्ती, मेरा जज्बा ये मिट्टी जर्रे जर्रे से मुझे जाबाज बोलेगी। तो आइए दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं कक्षा 8 का प्रश्नावली 8.2। दोस्तों, अगर आपने प्रश्नावली 8.1 नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हो। तो आइए दोस्तों, अब विलंब नहीं करते हो, सीधा अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली 8.2 का जो प्रश्न नंबर 1 है वो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। उसका वेतन 1,54,000 है, तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, पहले प्रश्न को समझते हैं, उसके बाद आंसर के उत्तर की ओर बढ़ेंगे। तो पहले प्रश्न क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति है उसके वेतन में 10% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो उसका नया वेतन मतलब 10% की वृद्धि होने के बाद जो वेतन होता है वो दिया है मेरे को, तो मेरे को उसका मूल वेतन मतलब पहले कितना वेतन था उसका। तो आइए दोस्तों, इस प्रश्न को करने का प्रयास करते हैं। और इसके लिए मैं दोस्तों आपको एक चीज बता दूं कि एक तो खुद की तरफ से मानना है, एक वेतन तो खुद की तरफ से मानना है। और मतलब खुद की तरफ से मानोगे, उससे जो इंक्रीज हो रहा है जो माना है उसी में इंक्रीज करो, और जो भी दिया हुआ है उससे उसकी तुलना कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार सभी प्रश्नों को अपन हल करेंगे। और प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 1 में इसको करने का प्रयास करते हैं। तो मैं इसको मान लेता हूं, माना ये प्रश्न नंबर 1 है, तो मैं उसको मान लेता हूं, माना व्यक्ति का वेतन, व्यक्ति का वेतन कितना दिया है मेरे को, वेतन है मान लिया 100x रुपए। कितने रुपए हैं व्यक्ति का वेतन, 100x रुपए है। मान लिया उसका प्रारंभ में वेतन कितना है दोस्तों, 100x रुपए है। अब उसमें 10% की वृद्धि हो गई, 10% की वृद्धि के पश्चात, वृद्धि के पश्चात वेतन। अब देखो दोस्तों, 10% कैसे निकालोगे, वृद्धि मतलब उसको जोड़ना है, 10% निकालना है पहले। तो 10% कैसे निकालोगे, 100x का मैंने निकाला 10%, ये 10% का मतलब 10 और बट्टे में क्या लिखना है 100। जब परसेंट लिखा हो तो बट्टे में 100 आएगा, और जब बट्टे में 100 नहीं हो और जब 100 से गुणा करेंगे तो परसेंट आएगा दोस्तों। अब देखो, इस 100 से ये 100 कट गया, मतलब 10% की वृद्धि कितनी होगी, 10x की वृद्धि हो जाएगी दोस्तों। यानी 10% की वृद्धि के बाद वेतन कितना हो जाएगा दोस्तों, मेरा 110x हो जाएगा। ये तो मैंने जो माना है उसमें वृद्धि की है दोस्तों। अब देखते हैं अपन प्रश्न में क्या दिया है अपन को। प्रश्न में दिया गया है नया वेतन, जो अपन ने माना है उस हिसाब से तो नया वेतन कितना होना चाहिए, 110x होना चाहिए। और जो मूल वेतन है अपन ने जो माना है उसमें तो 100x है। तो अब जो इसने दिया है उससे इसकी तुलना कर लेते हैं। दिया हुआ वेतन कितना है दोस्तों, दिया हुआ वेतन है, जो वृद्धि के बाद जो वेतन है वो कितना है, 1,54,000 है दोस्तों। ये लो जी, 1,54,000 दिया गया। जो वृद्धि के पश्चात जो वेतन दिया गया है वो ये है, और जो वृद्धि के पश्चात जो अपना वेतन आया वो कितना आया था, 110x। मतलब ये दोनों बराबर होंगे दोस्तों, इन दोनों को बराबर रखेंगे, यानी 10x बराबर क्या होगा दोस्तों, 10x बराबर होगा 1,54,000। 10x बराबर कितना होगा दोस्तों, 1,54,000। अब यहां से मैंने x का मान निकाल दिया, x का मान निकाल दिया तो ये 54 और ये 0 बट्टे में मैंने रख दिया इसके 110। अब देखो ये 0 से 0 कट गया, अब ये 11 का भाग दिया तो कितने बार गया, एक बार गया, और ये 4 उतर गया, यानी ये कितना हो गया 1400। यानी x का मान कितना आया दोस्तों, x का मान आ गया मेरे को 1400। पर मेरे को क्या निकालना है, मूल वेतन। मूल वेतन कितना माना है दोस्तों, मैंने मूल वेतन माना है 100x। तो इस 100x में x का मान रख देंगे, तो मूल वेतन, मूल वेतन, मूल वेतन कितना होगा दोस्तों, मूल वेतन होगा मेरा, मूल वेतन जो माना है मैंने वो 100x है। तो 100x, तो x की जगह क्या रख दूंगा मैं, 1400 रख दूंगा। तो ये आ गया मेरा 1,40,000।
ये लो जी, 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो हो गई, तो 1,40,000 आ गया दोस्तों। यानी मूल वेतन मेरा 1,40,000 था, उसमें 10% की वृद्धि कर दी तो मेरा कितना हो गया, 1,54,000 हो जाएगा। और आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो दोस्तों, 1,40,000 का 10% निकालोगे तो कितना होगा, 1,40,000 का 10% 14,000, सॉरी 1,00,000, हाँ 14,000 हो जाएगा दोस्तों। और 14,000 को उसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1,54,000 हो जाएगा। तो इसी प्रकार अपन इस प्रश्न को मतलब क्रॉस चेक भी कर सकते हैं दोस्तों, अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 2 हल करने से पहले मैं इसको मिटा लेता हूं। देखो दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि एक तो जो अपन को देगा उसकी तुलना करना है जो माना है अपन में, और मानने के बाद जो भाई जो दो दो वेतन आ जाएंगे, एक तो मूल वेतन और एक बढ़ा हुआ वेतन। अब जो बढ़ा हुआ वेतन दिया है तो बढ़े हुए वेतन से तुलना कर लो, और मूल वेतन दिया है तो मूल वेतन से तुलना कर लो। तो इस प्रकार ये प्रश्न हल हो जाएंगे दोस्तों। ये देखो, अब प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए और सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। तो देखो पहले लिख लेते हैं यहां पर, जितने व्यक्ति रविवार को गए उनकी संख्या लिख लेते हैं, और जितने व्यक्ति सोमवार को गए उनकी संख्या लिखते हैं। रविवार को जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या कितनी है दोस्तों, व्यक्तियों की संख्या है मेरी 800 और कितना है 45। ये लो जी। अब देखो ये सेम, और सोमवार को जाने वाले व्यक्तियों की संख्या लिख लो। सोमवार सेम ही लाइन लिखते हैं दोस्तों, सोमवार को जाने वाले व्यक्तियों की, ये इस देश का मतलब है कि सेम ही लाइन लिख ली है, ठीक है। तो इसका ये कितने है, 169। अब देखो दोस्तों, चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत कम गए। अब देखो दोस्तों, अगर ये पूछा भाई कितने कम गए तो सीधे निकाल देते, 845 में से 169 घटाते और कितना आ जाता मेरा, 15 में से 8 गया तो 6, और यहाँ बच गए 13 में से 6 गया तो 7, और यहाँ बच गया 7 में से 1 गया तो 6, यानी कितना आ गया दोस्तों मेरा 676 आ गया दोस्तों मेरा। 676 व्यक्ति कम गए। पर इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है प्रतिशत, इसने क्या पूछा है, प्रतिशत पूछा है दोस्तों। 169 व्यक्ति कम गए तो मतलब कितने व्यक्ति गए, 676 व्यक्ति गए। पर इसने ये नहीं पूछा कि कितने व्यक्ति कम गए, इसने पूछा है कि है ना कितने व्यक्ति कम गए उसका प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत किस पे निकालोगे दोस्तों, कम गए, तो अगर ये बोल रहा है 845 यानी 676 तो कम गए, और किससे कम गए, ये 845 से गए हैं दोस्तों, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये मान लो, अगर यहाँ पर अगर ये पूछता भाई किससे ज्यादा गए, अगर ये 169 पहले देता और ये बाद में देता तो 169 में निकलता फिर। तो अब इसका प्रतिशत निकालना है, तो दोस्तों इसको किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे, पहले इसको 5 से काटा तो 5 एकम 5, 3 6 बार गया, 30 34 4 5 तो 9 बार चले गया। 5 का भाग इसमें देंगे तो 169 बार जाएगा, और 5 का भाग इसमें देंगे तो कितना बार जाएगा दोस्तों, 20 बार जाएगा। अब देखो इसको मैं पहले ऊपर वाले को गुणा कर लूं, तो देखो 3 का भाग भी नहीं जाता, इसलिए पहले इसको ऊपर वाले को गुणा कर लेता हूँ। 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15 का 5 हासिल का 1, और 6 दूनी 12 और 1 13, यानी 13,520। ये जीरो भी तो है इसलिए ये आ गया। 13,520 में किसका भाग देना है दोस्तों, 169 का। अब देखो दोस्तों, इसका भाग देने का तरीका तो आप सभी को आता ही है। मैं इधर साइड में भाग दे के देख लेता हूँ इसको। 169 में 69 का भाग देना है 13,520 में, तो देखो अब कितना होगा, ये 135 में तो जाएगा नहीं, तो किस में जाएगा, 9 6 54 9 7 9। अब देखो 8 बार, क्यों, देखो ये इकाई का अंक 2 आना चाहिए, इसलिए मैंने डायरेक्ट 8 से गुणा करके देख लिया। तो 9 72 मतलब 2 आ रहा है इकाई का अंक, देखते हैं इससे आता है या नहीं आता। और 9 72 इकाई 72 का 2 इकाई का 7, ठीक है। अब देखो
क्या 8 6 48, 48 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 7 कितना हो गया, 55 हो गया दोस्तों। तो 55 का 5 हासिल का 5, और 8 एकम 8 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 13, यानी कितना हो गया ये 0 ऐसे। तो और यहाँ पर कितना आ गया, ये 0 था तो ये 0 यहाँ आ गया। तो इसका भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 80। 80 क्या आएगा, देखो 100 से गुणा किया है तो इसका चिन्ह काय का आएगा हमेशा दोस्तों, प्रतिशत का। मतलब रविवार को जितने व्यक्ति जाते हैं उससे कम कितने गए, कम तो गए 676 व्यक्ति, और प्रतिशत में बोल रहा है, ये प्रतिशत में पूछा कितने प्रतिशत कमी हुई, मतलब रविवार को जितने व्यक्ति गए थे उससे कितने प्रतिशत लोग कम गए, तो 80% लोग कम गए। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया। और प्रश्न नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, एक दुकानदार 2400 में 80 वस्तुएं खरीदता है। 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अब देखो ये तीसरा प्रश्न करते हैं अपन। 2400 में 80 वस्तुएं खरीद रहा है तो मैं एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल सकता हूं। 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 2400। 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 2400 है। तो देखो ये क्वेश्चन सेम डिट्टो वैसे होता है जैसे कि अगर 10, उदाहरण के लिए अगर 10 रुपए में मेरी 20 टॉफी आ रही है, 10 रुपए में 20 टॉफी आ रही है तो 1 रुपए में कितनी टॉफी आएगी दोस्तों, सीधा सिंपल पता है कि 1 रुपए में 2 आ रही है, 2 रुपए में 4 आएगी, इस प्रकार 10 में कितनी आएगी, 20 आएगी। तो इसी प्रकार अपन इसको करेंगे। तो 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 2400 है। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, एक वस्तु का क्रय मूल्य होगा मेरा 2400 बट्टे में 80। 2400 बट्टे में 80 एक वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा, ये 0 से 0 गया, और 8 का भाग 24 में देंगे तो कितना होगा, 3 बार जाएगा, और ये 0 बचा हुआ था तो इसको 0 उतार दिया, यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, 30 रुपए होगा। अब आगे क्या बोल रहा है, उन्हें 16% लाभ पर बेच देता है। तो दोस्तों आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो ऐसे कर लो, एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालो, उस पर 16% लाभ, मतलब इस 30 का 16% निकालो और उसके क्रय मूल्य में जोड़ दो, वो उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे करो, इस 2400 का 16% निकालो, जितना भी होगा उस 2400 में जोड़ो और फिर एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लो। कैसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके एक ही है दोस्तों। अब देखो, अब मैं निकाल रहा हूं इसको 16% लाभ, 16% लाभ। अब देखो दोस्तों 30 पर मैं क्या निकाल रहा हूं, 30 गुणा 16% निकाल रहा हूं, तो 16 बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरा 100 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 गया, और 16 × 48, 48 बट्टे 10 है दोस्तों, नीचे 1 0 है तो इकाई के एक अंक से पहले पॉइंट आ जाएगा, यानी 4.8। ये तो क्या है, लाभ 16%, मतलब 4.8 रुपए का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसका एसपी यानी विक्रय मूल्य, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य बराबर होता है मेरा क्रय मूल्य प्लस लाभ। अब देखो क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, मेरा 30, और लाभ कितना हुआ मेरा 4.8, तो कितना हो गया मेरा, ये हो गया 34.8। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया दोस्तों, मेरा एक वस्तु का विक्रय मूल्य मेरा हो गया 34.8 रुपए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। और इस प्रश्न को हल करने के लिए एक दूसरा तरीका भी है, वो आप सभी को मैंने पहले बता दिया कि 2400 का 16% निकालोगे और फिर 2400 में जोड़ दोगे और 80 का भाग देना है फिर। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, दो तरीके, इनके करने के बहुत तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके से करते हो, ये मेरे को सबसे सिंपल ये लगता है, इसलिए मैंने इस तरीके से बताया। तो आइए दोस्तों अब प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 4 को हल करने से पहले मैं इसको मिटा लेता हूं। ये लो जी, मैंने इसको मिटा लिया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, एक वस्तु का मूल्य, मतलब उस वस्तु का मूल्य, क्रय मूल्य ही मान सकते हो आप। एक वस्तु को मैंने 15,500 में खरीदी और 450 की इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए, तो यदि 15% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, देखो अब क्या करना है, इस प्रश्न को समझो, पहले इस प्रश्न को पहले समझना है अपन को। क्या कह रहा है, जैसे मान लो कोई वस्तु अगर मैंने 100 रुपए में खरीदी, कोई वस्तु मैंने 100 रुपए में खरीदी,
और उस पर किराया लग गया मेरा 50 रुपए, तो मेरे घर पे तो वस्तु कितने की पड़ गई, 150 की पड़ेगी। मतलब मेरे लिए तो सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया 150 हो गया। मतलब क्रय मूल्य, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया मेरा 150 हो गया। तो क्रय मूल्य में भाड़े और खर्चे और वो सब क्या होंगे, ऐड होंगे। तो इस प्रकार देखो दोस्तों, इस प्रश्न को करने के लिए इसकी जरूरत थी। अब ये चीज अपन ने समझ लिया। अब देखो, अब इस प्रश्न को करते हैं। देखो, वस्तु का मूल्य, ये वस्तु का मूल्य है ये। भाई ये दुकानदार से इसने इतने में तो खरीद ली, ये लो जी 15,500 में तो कोई वस्तु उसने खरीद ली, पर उस पे मरम्मत भी कराई, मरम्मत खर्चा, मरम्मत में कितना खर्चा लगाया दोस्तों, उसने लगाया 450, उसने लगाया दोस्तों 450। तो वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का वास्तविक, भाई वास्तव में उसको इतने की ये दोस्तों वास्तव में तो इसको इन दोनों के योग के बराबर ही पड़ेगी ना वो वस्तु। भाई अब ऐसा थोड़ी है, देखो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य, वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, ये देखो इन दोनों को जोड़ देंगे, 5, 9 और ये 15,950 रुपए उसका वास्तविक क्रय मूल्य होगा दोस्तों। जो उसका एक्चुअल में क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 15,950। अब ये इसका क्रय मूल्य, अब मेरे को क्या करना है, इस पर 15% लाभ, 15% लाभ चाहिए। तो ये लो 15% लाभ। तो पहले इसका क्या निकालूंगा दोस्तों, 15% लाभ निकालू, 15% निकालूंगा इसका, 15,950 गुणा 15 बट्टे में क्या है मेरा 10। तो ये 0 से 0 कट गया, 5 देखो ये 100 था ना, यहाँ पर 10 थोड़ी होगा, तो 1 0 से 1 0 कट गया था, 1 0 यानी 10 बच गया। यहाँ 5 से भाग दिया 3 और 5 से भाग दिया तो 2, ये 0 इससे कट गया दोस्तों, और यहाँ 10 बच गया था, 10 में 5 का भाग दिया 2 बार गया, 15 में 5 का भाग दिया 3 बार दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इसको 2 से गुणा करो, 5 या 15 का 5 हासिल का 1, 9 या 27 और 1 28 हासिल का 2, 5 3 15, 15 और 2 17, 17 का 7 हासिल का 1, 3 का 3 और 1 4, यह आ गया मेरा 4785 बटे 2। अब इसमें 2 का भाग दे दो दोस्तों, अब ये दशमलव में आएगा उत्तर, 4 में दिया तो 2 बार गया, 7 में 3 बार और फिर 6, 7 में से 6 गया तो 1 और 8 18 हो गया, 18 में जाएगा तो 9 बार जाएगा। अब 5 में तो जाता नहीं है, तो 2 बार दिया तो 4 बार चल गया दशमलव। अब देखो 1, अब इसमें 1 हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा मेरा 2392.5। तो ये लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य निकालना है दोस्तों मेरे को, मैं जानता हूं विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है दोस्तों, क्रय मूल्य प्लस लाभ। अब देखो क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, मेरा क्रय मूल्य है मेरा 15,500, सॉरी 15,500 नहीं है, क्रय मूल्य जो वास्तविक क्रय मूल्य है वो लेना है दोस्तों। क्या लेना है, वास्तविक क्रय मूल्य। वास्तविक क्रय मूल्य कितना है 15,950। ये लो जी मेरा क्रय मूल्य कितना है 15,950 प्लस, और उसको लाभ कितना चाहिए 2392.5 का। तो इसके योग करेंगे तो अपन देखो दोस्तों, इसको यहाँ योग कर लेते हैं। अगर दोस्तों आपको ऐसे जोड़ समझ में नहीं आया, ऐसे गुणा नहीं समझ में आया, तो पहुंच करो और अलग से जैसे जो तरीका आता है उससे आप जोड़ बाकी गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी करो। 2392.5 तो कितने में बेचेगा उसको, यहाँ पर 0 आ गया, ये 5 हो गया, 0.2 4 3 7 और 1 8, यानी ये बेचेगा 18,342.5। ये इसका क्या हो गया दोस्तों, ये इसका एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो इस प्रकार देखो दोस्तों अपन ने तरीके से समझा है हर चीज को कि 15% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए का लाभ होगा, ये 2392 का लाभ होगा। ये 2392 का लाभ होगा तो जो क्रय मूल्य है उसमें जोड़ो लाभ को, उतने में बेचो। जैसे मान लो अगर आपने कोई 100 रुपए की चीज खरीदी है, देखो उदाहरण से समझो इसको,
100 रुपये, मैं ऐसे बोल रहा हूँ भाई मैंने कोई भी चीज 100 रुपए की खरीदी है और मैं बोल रहा हूँ उस पर 20% का लाभ चाहिए मेरे को। कितने का लाभ चाहिए? 20%, यानी 100 का 20% 20 ही होगा। तो 20% का लाभ चाहिए तो उसको कितने में बेचना होगा दोस्तों? 120 में बेचना होगा। तो इस प्रकार ये प्रश्न होगा। उसी सेम डिट्टो इसकी तरह ही ये वाला प्रश्न हुआ है दोस्तों। अब प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है अपना? प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि एक वीसीआर और टीवी में से प्रत्येक को 8,000 में खरीदा गया। दुकानदार को वीसीआर पर 4% हानि और टीवी पर 8,000 लाभ हुआ। तो इस पूरी लेन देन में लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, अब इसमें यह बताना है कि एक पर तो उसको 4% की हानि हो रही है और एक पर 8% का लाभ हुआ है। तो टोटल कुल क्या हुआ मेरे को ये बताना है। दो चीजें थी और दोनों समानी समानी वेतन पर खरीदा है उसको, ठीक है। अब देखो समान प्राइस पे खरीदा है उसको, तो टीवी का, यहां लिखो टीवी का। देखो दोस्तों, अब मैं क्रय मूल्य को डायरेक्ट सीपी लिख रहा हूं। सीपी का मतलब होता है कॉस्टिंग प्राइस मतलब क्रय मूल्य। तो इस प्रकार अपन इसको मैंने लिख दिया 8,000 है। और ये इधर वीसीआर का भी सीपी यानी क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 8,000 है। अब इनको दोनों को अलग अलग गणना करते हैं दोस्तों अपन। मतलब अगर मैं बोलूं दोनों को मिलाकर कितने में खरीदा, तो दोनों को बोल दूंगा मैं 16,000 में खरीदा। कितने में खरीदा? 16,000 में खरीदा मैंने दोनों को मिलाकर। पर कह रहा है कि वीसीआर पर तो क्या हो रहा है? वीसीआर पर तो 4% की हानि हो रही है। तो देखो इधर एक तरफ मैं वीसीआर ले लेता हूं और एक तरफ मैं क्या ले लेता हूं? टीवी ले लेता हूं। वीसीआर पर तो क्या होनी है? 4% की हानि। तो ये मैं निकालता हूं 4% की हानि। 4%, हाँ 4% की हानि, 4% निकाल लेता हूं मैं। 4% किसका निकालूंगा? 8,000 का 4% निकालना है दोस्तों। 8,000 का 4% निकालेंगे तो 4 बट्टे क्या होगा मेरा? 100 हो जाएगा। यानी 2 जीरो से क्या होगा? 2 जीरो कट जाएगी। और 8 चौक 32, यानी कितना हो गया? 320। यानी 320 रुपए की हानि हो रही है दोस्तों। अगर 320 की हानि हो रही है तो कितने में बेचेगा ये? 7। अब देखो 8,000 में से 320 की हानि हो रही है, इसको 320 की हानि हो गई तो कितने में बेचेगा ये? 0, 8, 6 और 7, यानी 7680 में बेचेगा ये इस वस्तु को कितने में बेच रहा है? ये बेच रहा है 7680 रुपए में बेच रहा है। अब देखो, अब ये बोल रहा है इस पर टीवी पर 8% का लाभ हो रहा है। कितने परसेंट का? 8%। यहाँ 8% किसका निकालेंगे? 8,000 का। 8,000 का 8%, 8,000 का 8% निकालने के लिए 8 बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 8 20 64, यानी कितना हो गया? 640। मतलब ये क्या है? ये बढ़ा के बेच रहा है, यानी 8,000 में ये बढ़ा के बेच रहा है। तो कितने में बेच रहा है ये वस्तु को? 8,640 में बेच रहा है। तो अब बोल रहा है दोस्तों मैंने 16,000 में तो दोनों को खरीदा था और दोनों को मैं बेच कितने में रहा हूं? तो दोनों को जोड़ दो दोस्तों, 8,640 दोनों को जोड़ रहे हैं तो दोनों को मिला के कितने में बेच रहे हैं? 0, 2, 6, 12, 13 का 3 हासिल का 1 और 16,320 में बेच रहा हूं दोस्तों। कितने में बेच रहा हूं? 16,320 में बेच रहा हूं। तो लाभ में हानि या लाभ प्रतिशत, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों? मेरे को 320 का प्रॉफिट हो रहा है। 320 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर हो रहा है? 16,000 पर हो रहा है। 16,000 पर हो रहा है। और 16,000 देखो, अब मेरे को मैंने ये बोली भाई सीपी तो मेरा क्या हो गया इन दोनों वस्तुओं का सीपी तो मेरा 16,000 था। दोनों वस्तुओं का सीपी कितना था? 16,000। और एसपी कितना हो गया दोस्तों? यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया मेरा? 16,320। और प्रॉफिट कितना हो गया दोस्तों? यानी लाभ कितना हुआ? लाभ हो गया 320। अब मेरे को निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ तो निकाल लिया मैंने, पर लाभ प्रतिशत निकालना है मेरे को। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूं और ऊपर की तरफ लिखता हूं इसको। लाभ अलग होता है दोस्तों, लाभ प्रतिशत अलग होता है। लाभ अलग होता है। और एक चीज ध्यान रखना, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलेगी। तो यहां मैंने लिखा कि लाभ प्रतिशत निकालना है मेरे को क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। भाई लाभ ही हो रहा है, ये बोल रहा है अगर हानि होती तो हानि प्रतिशत ज्ञात करते। लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। कितने का लाभ हो रहा है? 320 का हो रहा है। किस पर हो रहा है? 16,000 पे हो रहा है दोस्तों। 16,000 पर गुणा 100,
ये लो जी, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दी, 1 जीरो से मैंने क्या करा, 1 जीरो काट दी, 16 दूनी 32, यानी कितने परसेंट का लाभ हो रहा है दोस्तों, 2% का लाभ हो रहा है। तो इसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ दोस्तों, 2% का लाभ हो गया। देखो इस प्रश्न में बहुत अच्छा प्रश्न था, इसको एक डायरेक्ट करने का तरीका भी होता है, डायरेक्ट करने का तरीका भी होता है दोस्तों। ये 8000 और अगर प्रॉफिट है 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100 गुणा 100 माइनस लॉस बटे 100, तो इस प्रकार भी कर सकते हो दोस्तों, आप कैसे भी कर सकते हो, पर सबसे इजी तरीका मेरे को ये लगता है, और आपको बोर्ड के एग्जाम में तो आपको हर चीज समझा के लिखोगे तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आपको इसी पैटर्न से करना है, जिससे एग्जामिनर को सामने लगना चाहिए कि हाँ इस बच्चे को पूरा पैटर्न आता है, प्रश्न उसको अच्छे से समझ में आ रहा है, इसलिए उसको अच्छे से उत्तर दे पा रहा है। दोस्तों अब प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 6 को हल करने से पहले मैं इसको मिटा देता हूं, और ये प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि सेल के दौरान एक दुकानदार सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। 10% बट्टा मतलब 10% की छूट देती है, और 1450 अंकित मूल्य वाला एक जींस और 2 कमीजें जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 880 है को खरीदने के लिए किस ग्राहक को भुगतान करना पड़ेगा। सभी तो देखो यहाँ पर बट्टा पहले जो जो दिया है उसको लिख लेता हूं दोस्तों, 6 और ये क्या देता है, बट्टा। बट्टा मतलब छूट देता है, कितने की देता है दोस्तों, 10% की। ये लो जी 10% की तो वो छूट दे रहा है, और 1450 रुपए अंकित मूल्य वाला एक जींस और 2 कमीज, यानी 1450 में क्या है, 1450 में तो एक तो जींस है प्लस 2 कमीज है दोस्तों, 2 क्या है, कमीज है, और उनका ये 1450 उस पर अंकित मूल्य। और ध्यान रखना दोस्तों बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर निकलता है, बट्टा किस पर लगता है, हमेशा अंकित मूल्य पर लगता है। प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 है, प्रत्येक का क्या है दोस्तों 850, मतलब 8, ये देखो ये कह रहा था भाई एक जींस का भी कितना है 850 है, और 2 कमीज का भी कितना है दोस्तों, 2 कमीज का भी कितना है 850 है। 850 ये 1700 हो गया, 1700 170 घटाएंगे, यानी ये 1700 में से कितना घटाया मैंने 170, ये लो जी 1700 में से 100 3 और ये 6 में 5 और ये कितना हो गया 1530। पर इसने क्या कहा है कि सेल के दौरान एक दुकानदार सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है, ठीक है, और 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जींस और 2 कमीज जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 है को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को भुगतान करना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा ये कह रहा है, डायरेक्टली कह रहा है कितना भुगतान करना पड़ेगा। देखो दोस्तों इसमें क्या है, ये बट्टा देखो कि क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो, 10% बट्टा देता है और 1450 अंकित मूल्य वाला एक जींस। ये देखो दोस्तों इसमें अलग अलग दिया है, ये अलग अलग है, ये इसमें माफी चाहूंगा दोस्तों मैं, एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। अंकित मूल्य यानी जींस का अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, जींस का अंकित मूल्य तो है मेरा कितना, जींस का अंकित मूल्य है मेरा 1450 रुपए, इस पर भी 10% बट्टा यानी छूट देता है। और जो है ना मेरा ये एक शर्ट का अंकित मूल्य, एक शर्ट का अंकित मूल्य कितना है मेरा, अंकित मूल्य बराबर कितना है मेरा 850, तो 2 शर्ट का कितना हो गया दोस्तों, 2 शर्ट का 2 गुना 850 यानी 2 शर्ट का अंकित मूल्य कितना हो गया दोस्तों मेरा 1700 हो गया। अब इन पे दोनों पे अलग अलग बट्टा दे रहा है, ये देखो जींस पर 10% बट्टा, और ध्यान रखना दोस्तों, और ये शर्ट पर 10% बट्टा। अब ध्यान रखना दोस्तों बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर लगता है, बट्टा किस पर लगता है, अंकित मूल्य पर। ये लो 1450 का मैंने कितना निकाला 10% निकाला, तो ये 10% निकाला तो ये 0 से 0 गया और 0 से 0 गया, तो कितना बच गया 145 बच गया दोस्तों, यानी 10% कितना आएगा 145, यानी 1450 में से कितना घटाना है दोस्तों 145 घटाना है। 145 घटाओगे तो अगर 1400 में से 100 घटाओगे 1350 में 45 यानी 1305 आ जाएगा दोस्तों। अब इसी प्रकार ये है
शर्ट पर 10% बटका बट्टा यानी 1700 पर कितने की छूट देनी है दोस्तों? 10% की छूट देनी है। 10% यानी 0, तो 10 से 10 गया, 10 से 10 गया, यानी कितने की छूट देनी है दोस्तों? 170 रुपए की देनी है। यानी 170 को 70 रुपए की छूट देनी है, तो 1700 में से 100 घटाएंगे तो 1600 हो जाएंगे। ये देखो 1700 माइनस 170, तो इसको ऐसे घटाएंगे, 1700 में 100 घटाएंगे तो 1600, अब 1600 में 70 गए तो 1530 हो गए दोस्तों। तो इसने क्या बोल रहा है, खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा, तो टोटल कितना देना पड़ेगा दोस्तों? टोटल मूल्य, टोटल या कुल मूल्य, इसको ऐसे यहां लिख दो दोस्तों, कुल भुगतान राशि, भुगतान राशि कितनी होगी दोस्तों? और ये एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, ये इनका क्रय मूल्य नहीं है, ये क्या है इनका, ये इनका अंकित मूल्य है, ये इनका क्रय मूल्य नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। ये इनका क्या है, क्रय मूल्य नहीं है, इनका अंकित है, अंकित मूल्य है। देखो 5 आ गया और 3 आ गया, 13 और 15 28, यानी 2835 रुपए देने पड़ेंगे दोस्तों उसको। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से देखना कि ये अलग अलग है कि 1450 तो जींस का अंकित मूल्य है और शर्ट का अंकित मूल्य, एक शर्ट का है 850, तो 2 शर्ट का कितना हो गया, 1700 हो गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया दोस्तों। और आगे का प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों, एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को 20,000 प्रति भैंस की दर से बेचा। एक भैंस पर उसे 5% लाभ हुआ तथा दूसरी पर 10% हानि हुआ। इस सौदे में उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, इसी प्रकार का जो पहले प्रश्न किया है उसमें तो लाभ या हानि प्रतिशत पूछा था, इसमें सिर्फ लाभ या हानि क्या हो रहा है ये बताना है, वो कितना हो रहा है ये बताना है। तो आइए दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं। भैंस अपनी 2 भैंसों को बेचा था, यानी ये देखो एसपी कितना है, देखो पहले इसमें विक्रय मूल्य दिया है। अब एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को 20,000 प्रति भैंसों की दर से बेचा है, यानी इसमें विक्रय मूल्य दिया है दोस्तों, विक्रय मूल्य। एक भैंस का कितना है विक्रय मूल्य, 20,000 है दोस्तों, ये लो जी कितना है, 20,000 है। और एक भैंस पर उसे 5% लाभ हुआ, यानी अगर मैंने एक दोनों को मैं इनको अलग अलग करता हूं कि एक तो मैंने 100x में बेची थी और दूसरी भी मैंने 100x में बेची थी। दोनों भाई दोनों बराबर है तो दोनों को सेम ही मानना पड़ेगा। तो इस पर तो क्या हुआ, मेरे को 10% का लाभ हुआ, 10% की हानि हुई थी, मतलब इसको तो कितने में बेच दिए मैंने, 10% की हानि, मतलब ये तो थी मेरी कितनी की 90 की वैल्यू थी। देखो 90% की वैल्यू कितनी है, तो दोस्तों मेरी 100x है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 100x बट्टे 90, ये एक x की वैल्यू और 100%, ठीक है, ये 10/9x हो गया। इसी प्रकार देखो इस वाली को मेरे को है ना, ये मेरे को 10% 5% लाभ, ठीक है। वो देखो दोस्तों इसमें दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस पर एक पर तो लाभ हो रहा है एक पर हानि हो रही है। तो अब क्या बोल रहा है, 5% के लाभ पे बेच रहा है। तो यानी ये था मेरा 105 का मान कितना था, 105% का मान कितना है दोस्तों, मेरा 100x है। ठीक है, तो 1% का मान कितना हो गया दोस्तों, 105 बट्टे 100/105, 105x हो गया। तो इस प्रकार इस प्रश्न को करते हैं अपन। देखो दोस्तों, तो देखो दोस्तों अब मेरे को है ना यहाँ 100x नहीं, यहाँ 20,000 ही मान लेता हूँ ना मैं डायरेक्ट। देखो इसको मैं ऐसे करता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट दिया हुआ है, ये मेरे को 20,000 दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ था तो मैं मानता, पर मेरे को डायरेक्ट 20,000 ही दिया हुआ है। तो 20,000 ये है, ये 20,000 ये लो, एक पर तो हो रहा है मेरे को क्या, 5% का लाभ हो रहा है, तो मतलब 5% का लाभ हो रहा है तो ये होगा। ठीक है, 5% का लाभ हो रहा है, यानी 105 का मान है 20,000, तो 100 का मान निकालना है दोस्तों। 105 का मान है 20,000। ये देखो दोस्तों, इसमें माफी चाहूंगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा। ये तो मेरे को सीपी थोड़ी है, ये एसपी है ये। यानी 105 का मान कितना है दोस्तों, 105 का मान है मेरा, 105 का मान है 20,000। ये तो 105% का मान है 20,000, तो 1% का मान निकालू मैं दोस्तों, कितना होगा, 20,000 बट्टे में 105,
ये होगा 1% का मान। और 100% का मान कोई भी वस्तु सीपी या सीपी निकाल रहे हैं, मतलब 100% का मान निकाल रहे हैं दोस्तों। 100% का मान होगा 20,000 गुणा 100 बट्टे में क्या होगा मेरा 105। तो अगर 5 से काटा तो 21 बार और 5 से काटा तो 20 बार। अब देखो दोस्तों इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 4 और 5 0, और बट्टे में क्या हो जाएगा मेरा 21 हो जाएगा। इसी प्रकार ये प्रश्न, अब देखो दूसरे पे क्या हो रही है, हानि हुई है। दूसरे की क्या हुई है, हानि हुई है। मतलब ये कितने का मान है दोस्तों, 10% की हानि, मतलब 90% का मान कितना है दोस्तों, 90% का मान है मेरा 20,000। और 1%, अब मेरे को 90% का मान 20,000 है, तो 1% का मान निकालूंगा तो कितना होगा 20,000 बट्टे 90। सॉरी दोस्तों, अगर 100% का मान चाहिए मेरे को, 100% का मान चाहिए तो 20,000 बट्टे 90 गुणा 100, इस प्रकार ये निकल जाएगा। यानी 0 से 0 गया, ये आ गया मेरा 2 लाख बट्टे 9, ये बट्टे 9 आ गया मेरा। और ये आ गया। अब इन दोनों को जोड़ना है बस, और इन दोनों को जोड़कर बताना है भाई कितने कितना दिया। अब ये देखो इसने तो बेस तो क्रय मूल्य तो मेरा ये आ गया, क्रय मूल्य तो मेरा ये आ गया। इन दोनों को जोड़ के जो भी क्रय मूल्य होगा वो आ गया। ठीक है, देखो दोस्तों अब ये क्रय मूल्य तो मेरे को दिया हुआ है। देखो 2 का निकालना है, 2 भैंस का सीपी, 2 भैंस सीपी कितना है मेरा, सॉरी एसपी जो दिया है, एसपी कितना है मेरा 40,000। दोनों को समान ही वेतन पे भेज रहा हूं। अब इन दोनों को जोड़ना है मेरा, एक का तो ये आ गया, एक भैंस का, तो इसको भैंस 1 नाम दे देता हूं, और इसको मैंने 2 भैंस 2 नाम दे दिया, 2 भैंस। ठीक है, तो अब इन दोनों को जोड़ना है बस। पहले क्या करना है, ये इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, दर्जा, लाख, 4 लाख में 21 का भाग देना है पहले तो। 4 लाख में किसका भाग देना है, 21 का, 3 4 5 21 का भाग देंगे। यानी एक बार गया तो क्या है 21 आ गया। फिर इसमें से 40 में से ये 10 में से गया 9, और 3 में से गया 1, ये देखो 0 उतारा। अब 9 बार जाएगा यानी 18, 9 बार जाएगा, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, ये लो। फिर 1 उतरा, फिर 0 उतारा। ठीक है, ये 1 0 यहाँ आ गया था, अब ये वाला 0 यहाँ उतार दिया मैंने, ये वाला 0 एक ये इसके साथ था, ये वाला 0 मैंने यहाँ उतार दिया। ठीक है, अब देखो इसमें भाग जाता नहीं है तो यहाँ पर 0 लगाएंगे और इसको भी उतार देंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा तो 20 पंजे 100 हो जाएगा क्या, तो 4 बार ही जाएगा, यानी 4 बार जाएगा। 4 बार तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी 84, यानी 16 बच गया दोस्तों। 16 में भाग नहीं जाता, अब 0 उतारा, 0 उतारा तो अब देखो अब फिर कितने बार जाएगा, 8 बार तो जाएगा नहीं, 7 बार चले गया, 7 बार चले गया। ठीक है, तो 7 बार चले गया, तो ये लो 7 बार में 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। अब देखो इसको मिटाना पड़ेगा दोस्तों, इसको इधर लिख लेता हूँ, या तो मैं इसमें भाग कितना बचा 3, और यहाँ 5 में से 4 गया तो 1, यानी 13 बच गया। अब दशमलव लगाना पड़ेगा, तो ये 0 हो गया। अब इसमें कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, और यहाँ 10 में से 6 गए तो 4, और ये 4 ही बचेगा। और देखो ये 0 उतार सकते हैं, ये मतलब ये आ गया मेरा 19,047.61। ये देखो मैं इसको इधर वाले पोर्शन को मिटाना पड़ेगा दोस्तों मेरे को, 19,047.61, ये तो आ गया मेरा 19,047.61। ये लो जी, मैंने इसको यहाँ लिख लिया 19,047.61। ये तो पहली भैंस का सीपी हो गया। ये क्या है दोस्तों, मेरा सीपी है किसका, पहली वाली भैंस का। अब देखो दूसरी वाली भैंस का भी निकाल लेंगे, और इसके लिए भी मेरे को भाग देना पड़ेगा, 9 का भाग देना पड़ेगा 2 लाख में, 3 4 और 5। मैं इसके भागफल को ऊपर लिख लेता हूँ दोस्तों। अब देखो इसमें गया तो 2 बार जाएगा, 9 दूनी 18। ठीक है, तो 2 उतरा 0, फिर 2 बार गया, 9 दूनी 18, फिर 2 उतारा, यानी इस वाली 0 उतर गई। अब ये वाली 0 उतारेंगे। ठीक है, 2 बार चले गया,
फिर 2 बार चलेगा, अब फिर यहाँ पर 2 बार जाएगा 18, फिर 2 उतारा, फिर इस 0 को उतारा तो फिर कितनी बार जाएगा, फिर 2 बार चलेगा, फिर 2 बार चलेगा और 2 2 ऐसे चले जाएगा। ये 22,222 ये कितना हो जाएगा, 22,200 और 22.22 इतने, मतलब ये दोनों, ये पहली वाली बेंच का सीपी है और ये दूसरी वाली बेंच का सीपी है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 हो गए, 6 और 2 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, 9 और 2 11 का 1 हासिल का 3 और 1 4, तो ये हो गया दोस्तों 41,269.89 है। ये तो क्या है, सीपी है, उस दोनों भैंसों का क्या है, ये सीपी है। और एसपी कितना था दोस्तों, दोनों का 20 मतलब 40,000 था। अब इसमें से अगर मेरे को हानि, देखो सीपी ज्यादा है एसपी कम है तो हानि हुई है मेरे को, सीपी ज्यादा है और एसपी क्या है, कम है, तो क्या हुई है, हानि हुई है। 41,269.89 में से क्या घटाना है दोस्तों, 40,000 को घटाना है। 40,000 को घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1,269.89 इतने की हानि हो गई दोस्तों मेरे को। और इसमें यही बताना था, इसमें परसेंट नहीं बताना था। तो इस प्रकार ये प्रश्न थोड़ा लंबा हुआ दोस्तों। इसमें क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट ज्यादा है, बाकी और कुछ नहीं है। जो सीधा सीधा देखो, ये एसपी दिया हुआ है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो जो भी जैसे 5% लाभ मतलब 105 का मान है ये, और 10% हानि मतलब 90 का मान है ये। इस प्रकार हल होगा दोस्तों, और इस प्रकार अपन ने हल कर लिया है। बाकी आप एक बार इसको बेक करके देख लेना। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों, और ऐसा कोई पार्ट छोड़ूंगा नहीं मैं जो आपको समझ में नहीं आया। तो आइए दोस्तों, आप प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 है, इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। मतलब ये लो, ये 8वां प्रश्न है। इस पर टेलीविजन का मतलब टीवी का सीपी कितना है, सीपी कह लो आप 13,000, मूल्य दे रखा है इसमें, क्रय मूल्य तो निकाल, ठीक है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर, इस पे टैक्स लग रहा है दोस्तों, कितना लग रहा है, टैक्स कितना लग रहा है, इस पर 12% लग रहा है। तो 12% निकालो 13,000 का, 13,000 का 12% निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, देखो 2 0 से 2 0 तो, और इसको 13 देखो 130 को मैं करूंगा 12 से गुणा, 130 को किससे गुणा करूंगा, 12 से, 0 26 और ये आ जाएगा 130, यानी कितना हो जाएगा मेरा दोस्तों, 1560 हो जाएगा। यानी इसका मान कितना आ गया, 1560। उस पर टैक्स ले लिया, उस पर क्या ले लिया, 1500 टैक्स ले लिया। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि, तो ये टैक्स भी देना पड़ेगा दोस्तों, और उसका जो मूल्य था वो भी देना पड़ेगा। सीपी नहीं यहाँ पर मूल्य लिखा हुआ है डायरेक्ट, तो उसका वास्तविक किसकी, वास्तविक सीपी किसके लिए है, ये विनोद के लिए ये सीपी। तो इसको इसमें जोड़ देंगे 13,000, तो ये 14,560 हो जाएगा दोस्तों। 14,560 रुपए देने पड़ेंगे विनोद को, यानी विनोद के लिए सीपी ये है वास्तव में। और जबकि उसका मूल्य तो 13,000 ही था, पर 12% उस पर टैक्स भी लग रहा है, तो ये टैक्स को भी उसी में जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, अरुण एक जोड़ी स्केट्स किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके भुगतान की गई राशि 1600 है तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। दोस्तों ये वाला मैंने पहले बताया कि जो भी बट्टा लगेगा वो किस पर लगेगा, अंकित मूल्य पर लगेगा। तो देखो 9वां प्रश्न को करते हैं। तो इसमें क्या करता है, देखो बट्टा कितना मिलता है, बट्टा मिलता है मेरे को कितना, 20%। 20% का बट्टा भी दे दिया उसने, और फिर भी वस्तु कितने, भुगतान राशि कितनी की, भुगतान राशि कितनी हो गई मेरी, 1600 रुपए। अब इसको दोस्तों ऐसे समझ लो कि कोई वस्तु माना 100, उसका अंकित मूल्य कितना था, माना अंकित मूल्य उस पर 100 रुपए था, 20% का बट्टा दे दिया, मतलब 100 में से 20 घटा दिया, 20 रुपए कम कर दिया, यानी कितना में दिया, 80 रुपए में दिया। जबकि यहाँ कितना दे रहा है, 80 नहीं, यहाँ पर मान दिया है एक्चुअल 1600, तो इस 80 की 1600 से तुलना करनी है। तो देखो ये माना मैंने 80x, यहाँ मान लिया मैंने, माना वो अंकित मूल्य। देखो इसको इधर लिख लो आप, ये इधर लिख सकते हो, इधर साइड में लिख के कर लो इसको, और फिर इसका कंपैरिजन कर लेना। दोस्तों सबसे इजी तरीका बता रहा हूं मैं आपको, माना यहाँ लिख लो, माना
अंकित मूल्य कितना है मेरा 100 रुपये, 100x रुपये मान लिया मैंने, माना अंकित रुपये कितना है 100x रुपये, 20% बट्टे 20% बट्टा 20% बट्टा कितना होगा मेरा 100 का 20%, 100x का 20% निकालूंगा दोस्तों मैं, ये देखो 20% निकालूंगा तो मैं कितना हो जाएगा, देखो 100 से 100 कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 20x बट्टा मिलेगा। मतलब उसके लिए उसका क्या है, उसने कितना रुपए दिए, उसके लिए सीपी कितना हो गया 100x में से 20x घटा दिया, यानी उसने कितने दिए 80x रुपए दिए, 80x रुपए दिए। वो तो कह रहा है 80x रुपए दिए, कब कह रहा है जब मेरा अंकित मूल्य 100 रुपए था, पर ये तो नहीं दिया मेरा अंकित मूल्य कितना है, पर ये दिया है कि उसने 1600 रुपए दिए, यानी ये 80x किसके बराबर है दोस्तों, ये 80x है मेरा 1600 के बराबर। ये लो जी 80, 0 से 0 काटा, यानी ये हो गया 20। x का मान कितना आ गया दोस्तों मेरा, x का मान 20 आ गया। तो अब बोल रहा है कि उसका अंकित मूल्य कितना है, मैंने माना है वही है 100x है, तो अंकित मूल्य कितना आएगा दोस्तों मेरा, 20 को मैंने 100 से गुणा किया तो ये कितना हो गया 2000 उसका अंकित मूल्य था, 2000 अंकित मूल्य था, 20% मतलब 400 की छूट दे दी, तो उसने कितने में बेचा 1600 में दिया। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10, और प्रश्न नंबर 10 को करने से पहले मैं इसको मिटा लेता हूं दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 को हल करने से पहले मैं इसको मिटा लेता हूं दोस्तों। आप ऐसे करोगे जैसे मैं बता रहा हूं तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और आप अगर सूत्र के पीछे पड़ जाओगे तो सूत्र आप रटते ही रह जाओगे, सूत्रों में उलझ जाओगे ना तो सूत्र रटते ही रह जाओगे, आप समझ नहीं पाओगे कभी किस चीज को, ठीक है। तो हर चीज सूत्र से नहीं होती है, समझना भी पड़ता है। मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित 5400 में खरीदा, वेट को जोड़ने से पहले का उसका मूल्य कितना है, तो ये लो जी 8% वेट कितना दे रहा है, वो वेट दे रहा है यहाँ पर 8%, ठीक है। और वेट सहित मूल्य, अब देखो वेट सहित मूल्य कितना दिया उसने 5400 रुपए। अब देखो दोस्तों वैसे ही करो, मैंने माना उसका मूल्य कितना था, मूल्य कितना है उसका 100x रुपए, माना उसका मूल्य कितना है 100x रुपए। अब उसमें 8% वेट के पश्चात, वेट 8% वेट निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, और 8% वेट के पश्चात मूल्य, 8% वेट भी जोड़ दूं उसमें तो मूल्य कितना होगा दोस्तों मेरा 108 हो जाएगा, 108x, ठीक है। तो क्या कह रहा है मेरा कि मैंने मान लिया 100x रुपए था उसका मूल्य, उसमें 8% वेट जुड़ा, मान लो कि टैक्स जुड़ गया उसमें 8%, तो 100 रुपए का 100 का 8% निकाल तो 8 आ गया, 100 पर 8 रुपए जुड़े तो 108 रुपए दिए उसने। और ये बोला है वेट सहित मूल्य कितना है 5400। अब दोनों की तुलना कर लो, इसको एक नाम दे दो, इसको दो नाम दे दो, तो यहाँ लिख दो समीकरण 1 की 2 से तुलना करने पर, समीकरण 1 की 2 से तुलना करने पर, तो मैंने इन दोनों की तुलना की दोस्तों, तो मेरा 108x बराबर क्या हो गया, 108 बराबर हो गया, x बराबर हो गया 5400 रुपए, x बराबर क्या हो गया दोस्तों मेरा 5400 बट्टे 108, ये लो जी। अब इस 54 का भाग 108 में दिया तो 2 बार गया, और यहाँ 1 बच गया यानी 100 हो गया, यानी x का मान कितना आ गया दोस्तों मेरा 50 आ गया। अब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है 100x का मान। मैंने माना मूल्य कितना माना था 100x माना था, और इसमें पूछा क्या है जोड़ने से पहले का मूल्य, यानी जोड़ने से पहले का मूल्य तो 100x है, जोड़ने के बाद का मूल्य 108x है, बाद के मूल्य को जो दिया है बाद का मूल्य ही दिया है, इसकी तुलना कर ली तो x का मान 50 आ गया। तो x मैंने 100 का गुणा किया 50 से, तो x का मान ये लो मेरा वेट जोड़ने से पहले मूल्य कितना है दोस्तों मेरा 5000 है। तो इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया दोस्तों। अब आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम, और आगे का प्रश्न हल करने से पहले मैं इसको मिटा लेता हूं दोस्तों, मेरे को बार बार मिटाना पड़ता है क्योंकि एक बड़े बोर्ड की व्यवस्था नहीं है मेरे पास। आप सभी से आशा कर रहा हूं मैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस मैं इतना कह सकता हूं कि आपको समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं।
देखो 11वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 में खरीदी, मतलब 18% जीएसटी, ये लो जी जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स, ठीक है, ये कितनी है मेरी 18% है। अब देखो ये जीएसटी 18% है और उसमें जीएसटी भी जोड़ दी, उसके बाद मूल्य, जीएसटी जोड़ने के बाद मूल्य कितना है मेरा 1239 रुपये। वही तरीका मेरा, तो क्या करना है, माना पहले वस्तु का मूल्य कितना था, माना वस्तु का मूल्य कितना है दोस्तों मेरा 100x है। दोस्तों मैं 100x इसलिए मान रहा हूं कि x का मान निकल के आ जाएगा और x का मान इसमें रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसलिए x का मान मान रहा हूं। अब देखो 18% जीएसटी, 18% जीएसटी निकालूंगा इसका, तो 100x गुणा 18/100, तो ये 18% जीएसटी क्या होगा मेरा 18x हो गया, 18x हो गया। अब क्या कह रहा है मेरा दोस्तों, अब ये कह रहा है कि 18% जीएसटी के बाद मूल्य कितना हो गया, जीएसटी के बाद मूल्य कितना हो गया मेरा, मूल्य कितना हो गया दोस्तों मेरा 18x + 100, यानी 118x हो गया। जीएसटी के बाद मूल्य कितना हो गया 118, और यहाँ कितना दिया है 1239, तो दोनों की तुलना कर लो दोस्तों, इसको एक नाम दे दिया, इसको दो नाम दे दिया। ऐसे ऐसे समीकरण बना के रोए से अच्छे से समझाऊंगी, जितना अच्छे से आप लिखोगे उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। इसलिए आप सभी को अनुरोध करता हूं कि आप जितना अच्छे से समझा सको, जितनी चीजें आप लिख सकते हो उतना लिखो, ठीक है। तो अब देखो ये 100 यहां लिख देंगे, समीकरण 1 की 2 से तुलना करने पर ये लो जी, एक की मैं क्या कर रहा हूं 2 से तुलना, यानी 118x बराबर क्या है मेरा 1239। ये x का मान निकालना है दोस्तों मेरे को, ये लो 1239 बट्टे क्या हो गया मेरा 118, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है मेरे को कि जीएसटी जोड़ने से पहले का मूल्य, मतलब इसका मूल्य निकालना है 100x का मान। ये देखो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों x का मान है ये, तो 100x का मान चाहिए मेरे को किसका मान चाहिए 100x का मान, यानी 1239 बट्टे 118 गुणा 100। ये लो जी, मैंने इसको 2 से काटा तो 5 और 9 59 बार गया, और इसको काटा तो ये 50 बार गया। अब देखो 1239 में 59 का भाग 2 देखें, 1239 में 59 का भाग जाता है क्या, तो 2 बार चले गया, ये 118 हो गया, और ये 5 हो गया, 9 हो गया, 59 में एक बार, यानी 21 बार चले गया दोस्तों। 21 को 50 से गुणा करना है तो कितना होगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये लो जी। यानी जीएसटी जोड़ने से पहले मूल्य कितना था उसका 1050 था दोस्तों। इस प्रकार अपना ये प्रश्नावली 8.2 अच्छे से मैंने समझा दिए। आप सभी से अनुरोध करता हूं मैं कि अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, जिससे कि मैं अपनी पूरी एनर्जी के साथ अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। दोस्तों आप सभी से अब विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।